हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की अगली कॉमिक्स, शेरबाज और बेरहम लुटेरे। सॉरी। कुख्यात डाकू और निशंस हत्यारे शैतान सिंह और उसके दल का आतंक राजगढ़ व उसके आसपास के गांवों में बुरी तरह छाया हुआ था। दर्जनों हत्याओं और लूटपाट के मामलों में पुलिस को उसकी सख्त तलाश थी। लूटमार करने के पश्चात वह अपने दल सहित राजगढ़ के बीहड़ जंगलों अथवा उसके पीछे फैली दुर्गम पहाड़ियों में छुप जाया करता था, जहां पुलिस के लिए उन्हें तलाश करना संभव नहीं था। जबकि दसियों सरदार शैतान सिंह को पुलिस की गतिविधियों और अपने आसामी शिकारों के बारे में अपने मुखबिरों से लगातार खबर मिलती रहती थी। एक दिन, क्या खबर लाया है रे नगदीलाल? सरदार, लाखनपुर के सेठ गंगा राम ने अपनी तिजोरी में काफी धन इकट्ठा कर रखा है और परसों ही उसकी लड़की की शादी है। शाबाश नगदी, बहुत अच्छी खबर लाया रे तू। बहुत दिन हो गए खाली हाथ बैठे, अब मजा आएगा। सरदार, यह काम आज ही हो जाए तो अच्छा है। फिर तुरंत शैतान सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया, साथियों, लाखनपुर के सेठ गंगाराम ने काफी माल इकट्ठा कर रखा है। हम इसी समय वहां धावा बोलेंगे। हम सब तैयार हैं सरदार। और थोड़ी ही देर बाद शैतान सिंह और उसके साथी लाखनपुर गांव में पहुंच गए। धाय धाय धाय! अरे बाप रे, डाकू शैतान सिंह! भागो भागो, शैतान सिंह आ गया! भयभीत ग्रामवासी अपने अपने घरों में जा छिपे। हे भगवान, आज फिर किसी की शामत आने वाली है। सेठ गंगाराम की हवेली के बाहर। हवेली को चारों तरफ से घेर लो। कोई भी गांव वाला उल्टी सीधी हरकत करे तो उसे गोली से उड़ा दो। मुन्ना, तुम मेरे साथ आओ, बाकी सभी बाहर का ख्याल रखेंगे। चलो भैया। शैतान सिंह की एक जबरदस्त ठोकर से हवेली का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। डाकुओं का सामने देख सेठ गंगाराम के होश उड़ गए। गंगाराम, तिजोरी की चाबी लाओ। मुझ पर रहम करो शैतान सिंह, मुझ पर दया करो, परसों ही मेरी लड़की की शादी है। बकवास बंद करो और चुपचाप तिजोरी खोलो, वरना माल के साथ साथ जान भी चली जाएगी। कोई चारा न देख सेठ गंगाराम अपनी तिजोरी की ओर बढ़ा। मेरा भरा हुआ रिवॉल्वर तिजोरी में ही तो है। तिजोरी खोलकर अपना रिवॉल्वर ले सेठ गंगाराम फुर्ती से घूमा, परंतु शैतान सिंह उससे कहीं अधिक तेज था। धोखे की सजा ये गोली है कुत्ते। थाय! आ! गोली चलने की आवाज सुनकर सेठानी भागती हुई कमरे से आई और थाय स्वामी नहीं! तिजोरी का सारा धन समेट कर शैतान सिंह और उसका कुहाई मलखान हवेली से बाहर निकले। मुन्ना, तुम आधे रास्ते आधे आदमी लेकर पश्चिम वाले मार्ग से अड्डे पर पहुंचो, मैं पूर्व वाले मार्ग से आऊंगा। ठीक है भैया। मलखान को साथियों को साथ लेकर पश्चिम की ओर से अपने अड्डे की ओर चल पड़ा। खूब माल हाथ लगाए, इतने की हमें आशा नहीं थी। हाँ, आज का दिन बहुत ही शुभ रहा छोटे सरदार, परंतु वह दिन मलखान और उसके साथियों के लिए शुभ नहीं था, जैसा कि वे समझ रहे थे, क्योंकि साहसी और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर रणजीत पुलिस के विशेष दस्ते के साथ संयोगवश उधर से ही गुजर रहा था। सर, वह देखिए! अरे, ये तो डाकू लगते हैं और इधर ही आ रहे हैं। राम सिंह, गाड़ी को पेड़ों की ओर में ले चलो। और कुछ ही क्षणों में पुलिस के सभी आदमी गाड़ी के पेड़ों के बीच पहुंचते ही फुर्ती से नीचे उतर गए और उन्होंने डाकुओं से मुकाबला करने के लिए पोजीशन ले ली। सर, ये शैता ये तो शैतान सिंह का भाई मलखान लगता है। वेरी गुड, इन्हें जरा और पास आने दो। पुलिस की उपस्थिति से अनभिज्ञ मलखान और उसके साथी ज्यों ही निकट पहुंचे। मलखान, तुम पुलिस के घेरे में हो, सभी साथियों सहित अपने आप को कानून के हवाले कर दो। परंतु शैतान सिंह के भाई मलखान ने हथियार डालना नहीं सीखा था। कौन डाला इन छपे कीड़ों को? थाय! मजबूर हो इंस्पेक्टर रणजीत को भी गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। थाय! आ! शाबाश राम सिंह, कोई भी डाकू भागने ना पाए। एकाएक गोलियां चलाता हुआ मलखान इंस्पेक्टर रणजीत के सामने आ पहुंचा। रणजीत ने निशाना साधा और फायर कर दिया। मलखान, तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। थाय! आ! निशाना अचूक था। गोली मलखान के पेट में लगी, परंतु मलखान घोड़े से गिरा नहीं। अब्दुल्ला, बाके, मुकाबला छोड़कर तुरंत निकल चलो। और अपने दो साथियों सहित भाग निकलने में सफल हो गया। थाय थाय! बाकी सभी डाकू पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। थाय! अफसोस, मलखान निकल गया। थाय! सर, अपनी भारी गाड़ी से इस पथरीले इलाका में इनका पीछा नहीं किया जा सकता। खैर, कोई बात नहीं, उनसे फिर निपट लेंगे। उधर डाकुओं के अड्डे पर माधव, मुन्ना और बाकी साथी अभी तक लौटे नहीं। उन्हें तो हमसे भी पहले पहुंच जाना चाहिए था। हाँ सरदार, मैं भी यही सोच रहा था। तभी, सरदार, वह देखो छोटे सरदार आ रहे हैं। अरे, ये तो सिर्फ तीन ही है।
और मुन्ना घायल लगता है। शैतान सिंह ने दौड़कर अपने घायल भाई को घोड़े से उतारा। मुन्ना, ये सब कैसे हुआ? भैया, आह! सरदार, हम जो ही लाखनपुर से बाहर निकले, रास्ते में इंस्पेक्टर रणजीत अपने पुलिस दस्ते के साथ घात लगाए बैठा था। हम बुरी तरह घिर गए थे। बड़ी मुश्किल से हम तीनों बचकर आ पाए हैं। हमारे बाकी सभी साथी मारे गए। अपने साथियों के मारे जाने की खबर सुनकर शैतान सिंह क्रोध से पागल हो उठा। मैं उस कुत्ते पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मलखान की बिगड़ती दशा देख अब्दुल्ला व्याकुल स्वर में बोल उठा, सरदार, हमें जल्दी से किसी डॉक्टर का प्रबंध करना चाहिए, वरना। ओह, ठीक है, हम अभी राजगढ़ चलते हैं। किसी डॉक्टर को लाने के साथ साथ रणजीत से भी निपटते आएंगे। मेरे साथ केवल तुम, माधव और बाका ही चलेंगे। जो आज्ञा सरदार। शैतान सिंह, अब्दुल्ला, माधव और बाके रात होने से पहले राजगढ़ के समीप जा पहुंचे। चारों ही पुलिस अफसरों की वर्दी में थे, एक स्थान पर। ठहरो अब्दुल्ला, तुम और माधव तुरंत किसी डॉक्टर को लेकर मुन्ना के पास पहुंचो। मैं और बाका रणजीत से निपट कर आते हैं। ठीक है सरदार। अब्दुल्ला और माधव एक अस्पताल के पास पहुंचे। यहीं से किसी डॉक्टर को ले चलते हैं माधव। तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम भीतर जाकर किसी डॉक्टर को बाहर ले आओ। बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है अब्दुल्ला, तुम तैयार रहना। लेडी डॉक्टर रोमा, जो कुछ दिन पूर्व ही काली घाटी से स्थानांतरित होकर राजगढ़ आई थी, उस समय ड्यूटी पर थी। क्षमा कीजिए मैडम, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर, इस समय मैं ही ड्यूटी पर हूँ। रोमा माधव को उसकी वर्दी के कारण कोई पुलिस इंस्पेक्टर ही समझी थी। ओह, तब कृपया आप जल्द मेरे साथ चलें। हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी डाकुओं से हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या उन्हें एम्बुलेंस में यहाँ नहीं लाया जा सकता? नहीं डॉक्टर, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। हमें स्वयं भी यहाँ तक घोड़ों पर ही आना पड़ा है। ठीक है, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। और मरीजों की सेवा के लिए सदैव तत्पर साहसी डॉक्टर रोमा बिना किसी झिझक के पुलिस की वर्दी पहने दो खतरनाक डाकुओं के साथ चल पड़ी। चलो, आसानी से काम बन गया। उधर शैतान सिंह बाके के साथ इंस्पेक्टर रणजीत के घर पहुंचा। घंटी बजाकर दरवाजा खुलवाओ। क्या कहना है, याद है ना? हाँ सरदार। उस समय इंस्पेक्टर रणजीत अपनी नवविवाहित पत्नी आशा के साथ भोजन कर रहा था। ट्रेन ट्रेन इस समय कौन हो सकता है? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। आशा ने दरवाजा खोला। क्या इंस्पेक्टर रणजीत घर पर ही हैं? सुपरिटेंडेंट साहब उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। जी हाँ, आप भीतर तशरीफ ले आए। भीतर पहुंचते ही शैतान सिंह और बाकी ने पिस्तौल निकाली। कुत्ते रणजीत, तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे शैतान सिंह! और इससे पहले कि रणजीत कुछ कर पाता, शैतान सिंह की पिस्तौल करा जुटी। अपने पति की हत्या होते देख आशा घायल शेरनी की तरह डाकू पर झपटी, परंतु बाकी की पिस्तौल से निकली गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। इंस्पेक्टर रणजीत और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दोनों डाकू रात के अंधेरे में विलीन हो गए। उधर अब्दुल्ला और माधव डॉक्टर रोमा को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, कहीं ये पुलिस की वर्दी में डाकू तो नहीं? फिर घायल मलखान को देखते ही रोमा का संदेह विश्वास में बदल गया। तो ये डाकू ही निकले। खैर, पहले इस घायल का उपचार तो करूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। रोमा तुरंत अपना बैग खोलकर मलखान के पेट से गोली निकालने में जुट गई। थोड़ी ही देर में कुशल डॉक्टर रोमा ने बड़ी सावधानी से मलखान के पेट से गोली निकाल दी। अगर सुबह तक ये गोली इसके पेट में रहती तो इसका बचना मुश्किल था। तभी शैतान सिंह और बाकी भी अड्डे पर आ पहुंचे। मुबारक हो सरदार, मलखान के पेट से गोली निकाल दी गई है और अब वह ठीक है। बहुत खूब माधव, हम भी रणजीत का कांटा हमेशा के लिए निकाल आए हैं। फिर भीतर पहुंचने पर जैसे ही शैतान सिंह की दृष्टि रोमा पर पड़ी। कौन है ये छोकरी किशन? यही तो वह डॉक्टर है सरदार, जिसने मलखान की जान बचाई है। रोमा को गौर से देखने के बाद न जाने क्या सोचकर शैतान सिंह के होठों पर हिंसक भेड़िए जैसी मुस्कान उभर आई। बहुत खूब डॉक्टर, तो बड़ी खूबसूरत लाए हो। जब तक मुन्ना पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता इसे यहीं मेहमान रखो। जाओ, इसे बराबर वाली गुफा में ले जाओ। ओह, बुरी फंसी। फिर डाकू रोमा को साथ वाली गुफा में ले गए। दस्यु सरदार के विचार अच्छे नहीं मालूम पड़ते। जैसे भी हो, मुझे यहाँ से भाग निकलना होगा। आधी रात को, लगता है इस समय सभी सो रहे हैं। मुझे यहाँ से निकल भागना चाहिए। जैसे ही दबे पांव गुफा से बाहर निकली, एक बंदूक की ठंडी नाल इसकी कनपटी से आ लगी। सरदार की आज्ञा के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। चुपचाप भीतर चली जाओ, फिर ऐसी गलती ना करना। ओह! इंस्पेक्टर रणजीत और उसकी पत्नी आशा की निर्मम हत्या के समाचार ने दूसरे दिन पूरे देश में खलबली मचा दी। पुलिस कमिश्नर गजराज सिंह, जो आशा के पिता भी थे, ने तुरंत उच्च पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलवाई। इसमें कोई शक नहीं कि यह जघन्य कार्य डाकू शैतान सिंह नहीं किया है, क्योंकि कल ही उसके 5 साथी रणजीत से हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। आप राजगढ़ के आसपास के तमाम इलाकों का चप्पा चप्पा छान मारें। ठीक है सर। इंस्पेक्टर रणजीत की हत्या की खबर देश के कोने कोने में फैल रही थी। अपने निवास स्थल पक्षी विहार पर शेषबाज ने भी यह खबर सुनी। कल रात राजगढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत और उसकी पत्नी की उनके निवास स्थल पर हत्या कर दी गई।
क्या? डाकू शैतान सिंह को जिंदा या मुर्दा पेश करने वाले को 50,000 रुपए सरकार की ओर से नकद इनाम में दिए जाएंगे। पुलिस की इस बात का पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि कल रात ही राजगढ़ के जिस डॉक्टर रोमा का अपहरण किया गया है, उसमें भी डाकू शैतान सिंह का ही हाथ है। पुलिस पूरी सरगर्मी से डाकू की खोज कर रही है। ओह, शेरबाज, क्या मिस्टर रणजीत वही तो नहीं जिसके विवाह में तुम 2 माह पूर्व ही गए थे और जो तुम्हारा गहरा मित्र भी था? हाँ दिलावर, रणजीत ने मुझे उस डाकू के बारे में बताया भी था। अब मुझे तुरंत राजगढ़ जाना होगा। और शेरबाज अगली उड़ान से विमान द्वारा राजगढ़ के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटे पश्चात वह राजगढ़ पहुंच गया। ड्राइवर, पुलिस कमिश्नर के यहाँ चलो। कुछ ही समय पश्चात शेरबाज पुलिस कमिश्नर गजराज सिंह के सामने था। पुलिस कमिश्नर ने सारी घटनाओं के बारे में उसे विस्तार पूर्वक बताया। पुलिस पूरी सरगर्मी से शैतान सिंह की खोज कर रही है। मुझे अपने अभिन्न मित्र रणजीत और अपनी मुंह बोली बहन आशा की मौत का बहुत दुख है। मैं उनके हत्यारों से अपने ढंग से निपटूंगा। मैं अभी शैतान सिंह की तलाश में निकलता हूँ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगा। फिर पुलिस कमिश्नर ने शेरबाज को उस इलाके और डाकुओं के बारे में पूरी जानकारी देकर अंत में कहा, यह दिशा सूचक ट्रांसमीटर तुम अपने पास रखो। जरूरत पड़ने पर हम इसकी मदद से तुम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद अंकल। और थोड़ी देर बाद शेरबाज एक छटे हुए गुंडे का रूप धारण कर लिया। अंकल के कथानुसार अपहरित डॉक्टर रोमा वही लड़की है जो मुझे एक बार काली घाटी में मिली थी। अब तो मुझे जल्द से जल्द उन डाकुओं के अड्डे का पता लगाना होगा। पढ़ें शेरबाज और काली घाटी के नरबख्शी, जो कि चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है। फिर शेरबाज डाकुओं की खोज में निकल पड़ा। पहले मुझे इस इलाके के शराब के ठेकों पर चलना चाहिए। डाकू शराब का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। कई गांवों और कस्बों के शराब खानों का चक्कर लगाने के पश्चात शेरबाज एक दिन खानपुर गांव पहुंचा, जो राजगढ़ के भीड़ों से एकदम सटा हुआ था। ए पहलवान, कोई दारू का ठेका है आसपास में? वो सामने ही है। बाप रे, कोई डाकू लगता है। और शेरबाज शराब के ठेके पर पहुंच गया। ठेका शराब देसी खानपुर। ये दो स्वस्थ घोड़े किनके हो सकते हैं, पता लगाना चाहिए। घोड़े से उतर शेरबाज किसी शराबी की तरह झूमता हुआ शराब खाने में प्रविष्ट हुआ और एक कोने में जाकर बैठ गया। अबे ओ चोगरे, एक बोतल ला। बिल्कुल धत है। एक नए किंतु बदमाश सरीखे व्यक्ति को दहाड़ते देख शराब खाने का मालिक दुर्जन भी चौंका। इस इलाके के सभी बदमाशों और डाकुओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह शायद बाहर से कोई नया पंछी आया है। लड़के ने तुरंत एक बोतल लाकर शेरबाज के सामने रख दी और बोला, दादा, कुछ खाने के लिए लाऊं? अब आप भाग, आदमी खतरनाक लगता है। शेरबाज की तेज निगाहों ने कुछ ही क्षणों में वहां मौजूद सभी व्यक्तियों का निरीक्षण कर लिया। एक कोने में बैठे 2 व्यक्ति उसकी नजरों से छिपे नहीं रह पाए, जो बराबर उसे ही घूरे जा रहे थे। वे शैतान सिंह के साथी माधव और किशन थे। इधर शेरबाज ने अत्यधिक नशे में होने का प्रदर्शन करते हुए जानबूझकर शराब नीचे गिरानी शुरू कर दी। कभी पी तो नहीं, परंतु यहां तो अभिनय करना ही पड़ेगा। हा 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 हा। शेरबाज को नशे में धुत समझकर माधव और किशन भी हंसे बगैर ना रह सके। हा हा हा, क्या अंदाज है पीने का। किशन, जरा दुर्जन से पूछो तो, कौन है ये चुगत? किशन दुर्जन के पास पहुंचा। दुर्जन, कौन है ये काना मुंह, काना मुछैल? कहीं कोई पुलिस का कुत्ता तो नहीं? अरे नहीं किशन, दुर्जन ने दुनिया देखी है। यह तो कोई भगौड़ा मुजरिम लगता है। किशन पुनः अपने साथी के पास आ गया। यह कोई नया ही पंछी है, पहली बार ही यहाँ आया है। तो फिर क्यों ना सरदार के आने से पहले ही इसकी नई राइफल पर हाथ साफ कर लिया जाए। मैं भी यही कहना चाहता था, मुझे तो उसकी पिस्तौल पसंद है, बिल्कुल नए मॉडल की है। तो फिर चलो। माधव और किशन शेरबाज के पास पहुंचे। मेरे ही चक्कर में लगते हैं। क्यों बे काने, इन हथियारों का लाइसेंस है तुम्हारे पास? हम पुलिस के आदमी हैं। तो तुम पुलिस वाले हो, फिर तो लाइसेंस दिखाना ही पड़ेगा। और शेरबाज ने बिजली की गति के साथ उठकर अपनी मेज उन पर उछाल दी। बाप रे, उफ, ये लो मेरा लाइसेंस। तभी दसियों सरदार शैतान सिंह शराब खाने में प्रविष्ट हुआ और वहां का माहौल देखकर चौंक पड़ा। ये सब क्या हो रहा है दुर्जन? कौन है बस सुअर? सरदार, कोई नया ही आदमी है, पर माधव और किशन भी जानबूझकर उससे उलझे। आदमी जानदार है, पिटने तो सालों को। और कुछ ही पलों बाद माधव और किशन जमीन सूंघते दिखाई दिए। और कोई है पुलिस का बकरा जो लाइसेंस देखना चाहता हो? फिर शेरबाज अपनी बंदूक उठाकर दुर्जन के पास पहुंचा। लस संभालो अपने पैसे, सालों ने सारा मूड ही खराब कर दिया। आदमी काम का लगता है, ऐसे ही आदमियों की मुझे जरूरत है। पैसे अदा करने के पश्चात शेरबाज शराबियों की तरह झूमता हुआ बाहर की ओर चल दिया। वह मुंह छुपाए लंबा तड़ंग का आदमी कौन हो सकता है? शैतान सिंह शेरबाज के पीछे पीछे बाहर आया। फिर जैसे ही शेरबाज ने अपने घोड़े की लगाम संभाली, ठहरो दोस्त, क्या तुम्हें भी लाइसेंस चाहिए? नहीं भाई, मैं तो तुमसे उन दोनों के बारे में पूछ रहा था जिनकी तुम पिटाई करके आए हो। क्या वे पुलिस वाले थे? हाँ, और जग्गा को पुलिस वालों से सख्त नफरत है।
शैतान सिंह जग्गा के रूप में शेरबाज को कोई खतरनाक बदमाश समझ रहा था। दोस्त, यदि बुरा ना मानो तो क्या तुम बताओगे कि अब कहाँ जा रहे हो? जग्गा अब अपनी खाली जेबें भरने का इंतजाम करेगा, पर तुम पूछने वाले कौन होते हो? पिस्तौल नीचे कर लो दोस्त, और मुझे गलत मत समझो। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी जेबें नोटों से भर सकती हैं, लेकिन कैसे? तुम्हारी जेबें नोटों से केवल शैतान सिंह ही भर सकता है, और उसे तुम्हारे जैसे बहादुरों की सख्त जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज और बेरहम लुटेरे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।